अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग विद मोहसिन में मैं हारिस अमीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और बताया ये जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से ये मीटिंग हो रही है, इजलास बुलाया गया है। लेकिन बहुत हैरत हुई जब उसके रिजल्ट सामने आए और सिवाय उन पर पाबंदी का जिक्र किए तमाम पहलू यानी काफ़ी सारे पहलू पर जो है वो रोशनी डाली गई है। आज उसी पर बात करेंगे। मोहसिन रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह खैरियत का से? बहुत करम है। आज के प्रोग्राम में आपने चूँकि वफाकी काबीना के इजलास में जो मौज़ूआत ज़ेर बहस आई हैं और ख़ास तौर पर आपने PTI पर पाबंदी के हवाले से जो आज बात नहीं हुई उसका आपने जिक्र छेड़ा है, लेकिन कल के एक प्रोग्राम में जो हमने IPPs के हवाले से किया था उसमें एक इसे सहव कहना चाहिए, गलती हमारे प्रोग्राम के रिसर्च जो स्टफ था उसमें ये हुई थी कि मिस्टर गौर एजाज़ जिन्होंने IPPs का इशू जो है पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त उन्होंने उठाया है और IPPs और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान पाए जाने वाले जितने भी मामलात हैं और दीगर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि पाकिस्तान में बिजली महंगी क्यों है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिजली जो है वो इस नर्ख पर ख़रीद कर तो पाकिस्तान में प्रोडक्शन जारी नहीं रख सकता, इसको रिनिगोशिएट किया जाए, रिविज़िट किया जाए। लेकिन कल के प्रोग्राम में हमसे गलती ये हुई कि हमने मिस्टर गौहर एजाज़ के तारुफ में ये कहा कि वो PDM की गवर्नमेंट में वज़ीर तवानाई थे। नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट के थे। वो अखबारी इस्तिलाह में इसको इंतज़ार कहते हैं या अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे कॉरिजेंडम कहते हैं। आज मैंने ज़रूरी समझा कि जो हमसे केयर टेकर सेटअप में मिस्टर गौर एजाज जो थे उनके पास कॉमर्स मिनिस्ट्री थी और इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री थी और कुछ मुद्दत के लिए वो सरफराज बुगटी साहब के जाने के बाद वज़ीर दाखिला भी पाकिस्तान के रहे हैं केयर टेकर सेटअप में। मैंने ये ज़रूरी समझा कि हम ये गलती का अजाला करें और अपने नाज़रीन को बताएं कि हम अपना प्रोग्राम ज़िम्मेदारी से करते हैं और इंसान से ख़ता हो जाती है। ये तो शाह जी आपका मैं समझता हूँ कि बड़ापन है, क्योंकि ये आमतौर पे होता नहीं है। लोग नहीं करना चाहिए, हमारे प्रोग्राम की संजीदगी का ये तकाजा था कि मैं इसको दुरुस्त करता। शाह जी अभी आगे बढ़ते हैं, ये बताइए कि जिस एजेंडा को सब तवक्को कर रहे थे कि यार पाबंदी लगेगी नहीं लगेगी, काबीना का इजलास इसलिए बुलाया गया है, सिवाय उसके तकरीबन तमाम पहलुओं पर बात हो गई है। देखिए जी, कैबिनेट के जो इजलास हैं ये काफ़ी अरसे से ये रिवायत रही है कि मंगल के रोज़ ये होते हैं। तो कल हमने मीडिया पे देखा था कि ये काबीना का इजलास जो है उसको एक दिन के लिए मौखर किया गया। आज इजलास हुआ है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उससे खिताब भी किया है और सिवाय PTI पर पाबंदी के और आरिफ अलवी साहब और बानी PTI इमरान खान और कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असम्बली के, उन पर आर्टिकल 6 के इतलाक़ का जो मामला था उस पर भी कोई बात नहीं की गई। तो जो बातें की गई हैं आज के इजलास में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हम उनको भी देखेंगे। लेकिन आपने चूँकि इसका जिक्र किया कि आज के इजलास में PTI पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत ने कोई बात नहीं की, तो मेरा ख्याल है कि अगर बात नहीं की तो ज़्यादा ही अच्छा होता कि ये आज कह दिया जाता कि जी वो एक सियासी जमात है, हम ये नहीं कर रहे और हम एक ख़ुद भी सियासी जमात से हमारा ताल्लुक़ है। ये हुकूमत जो है ये जिन इत्तेहादियों पर मुश्तमिल है वो भी सियासी पार्टियाँ हैं। तो सियासी पार्टियों के कल्चर में किसी भी दूसरी सियासी पार्टी के साथ चाहे जिस तरह के भी इख्तलाफात क्यों ना हो, पाबंदी लगाने का, देखें जो मुतलकुल अनानियत है या डिक्टेटर्स की जो हुकूमत होती है या हुकूमतें होती हैं उसमें सियासी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, सियासी पार्टियों पे लगाई जाती हैं, सियासी सरगर्मियों पे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। लेकिन किसी सियासी अहद में बहुत बड़ा फैसला होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने पे या आपके कहने पे या पाकिस्तान के दीगर जो सियासी फहम रखने वाले लोग हैं उनके कहने पे ये हुकूमत जो है अपनी इस इंटेंशन से पीछे हट जाएगी। अगर वो ये मुनासिब समझते हैं कि वो PTI पर पाबंदी उन्होंने ज़रूर लगानी है तो वो कोई ना कोई जवाज़ जो है वो निकाल लेंगे। और बहुत सारे मीडिया में आने वाली इत्तलात या ख़बरों के मुताबिक 9 मई का वाक़या है और इसके अलावा रियासती अदारों पर चढ़ दौड़ने का मामला है। फिर जो नैरेटिव उन्होंने बनाया है तो ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर राना सनाउल्लाह तक और तारड़ साहब तक जो वज़ीर इत्तलात हैं, हर आदमी तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो बहुत वोकल है वो PTI पर पाबंदी का जो जवाज़ फ्राहम कर रहे हैं वो अगर लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। उसकी कीमत क्या होगी, उसके सियासी मुज़मिरात क्या होंगे। लेकिन शाह जी उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि हमें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अपनी पार्टी के अंदर से भी इत्तेहादियों की तरफ से भी उसकी मुखालफत सामने लगता है ऐसे ही है, क्योंकि देखें जहाँ पर तक एक बेहतर अमल है, अप्रिशिएट करना चाहिए अगर ऐसा है। नहीं, अगर ऐसा हो तो ज़रूर करेंगे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता, हम अपनी बात उनके मुंह में नहीं डाल सकते। ये उनकी सियासी तरजीहात हैं, उन्होंने हुकूमत करनी है या नहीं करनी, या वो समझते हैं कि PTI के साथ अगर हमने हेड ऑन तसादुम की तरफ बढ़ना है
تو اتنی اگر ان میں وہ کہتے ہیں پنجابی میں اگر اتنا تپڑ ہے تو آپ کر لیں. آپ انریسٹ کریٹ کرنا انریسٹ تو کریٹ ہوگی. دیکھیں سیاسی جماعت پر پابندی کا مطلب کچھ اور ہے کہ آپ وہ اختیار جو آئین کے تحت تو آپ کو ملتا ہے, آپ ریفرنس بھیجیں گے, سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات کو مان لے یا ان کے بیان کردہ یا پیش کردہ جو ثبوت ہیں اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے. اور شاہ جی وہ بھی ایک ایسی جماعت پر پابندی کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس 2-4 سیٹیں نہیں ہیں, بلکہ وہ عوام نے بتایا ہے کہ بھائی عوام بڑی تعداد کے ساتھ کھڑی ہے. کسی جماعت پر پابندی لگنے کے لیے اس کا عوام میں پاپولر ہونا یا اس کی پارلیمنٹ کے اندر عددی اکثریت کا ہونا یہ کوئی جواز نہیں کہ اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. ان کا کریکٹر اور ان کی ڈوئنگز, اور انہوں نے اگر واقعتاً آئین کے مطابق کوئی ایسی حرکت کی ہے یا ان کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے فلاں فلاں موقع پر یہ بات کی ہے, تو اگر یہ پابندی ریفرنس جائے گا. اگر لیکن شاہ جی جس کے پاس عوام کی ایک بڑی تعداد ہو تو ان کی طرف سے ریئیکشن پھر خطرناک آنے کے ہوتا ہے. اس کی طرف ہی میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت, ایک سیاسی حکومت ہے, وہ ایک دوسری سیاسی جماعت پر جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس لے کر جاتی ہے, اور سپریم کورٹ فیصلہ اگر کر دیتی ہے تو آئین کے مطابق تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. لیکن پاکستان کے سیاسی کلچر کو اور پاکستان کے جو معاشی اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کے حوالے سے جو انریسٹ کریٹ ہوگی شاید پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے. لیکن ایک بات بہرحال اس پروگرام میں یہ کرنا ضروری ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا اس کے بعد ہی یہ جواز سامنے آیا کہ یہ ہم نے اس کو بنیاد بنا کر ایک گراؤنڈ, ایک ماحول تیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانا اب بس کے ضروری ہے, اب ناگزیر ہو چکا ہے. تو ریوزٹ کرنا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے مضمرات میں نقصان زیادہ ہے. شاہ جی موقف تو اس میں یہی اپنایا گیا نا کہ جو تحریک انصاف نے مانگا نہیں, جو ڈیمانڈ نہیں کی گئی وہ بھی آپ نے ان کو فراہم کر دیا. کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ جواز ہے کہ بھئی ہمیں یہ لگا کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ چیز؟ اس قسم کے معاملات نظر ثانی میں جا کے ایڈریس کیے جا سکتے ہیں, کورٹ کو مخاطب کیا جا سکتا ہے, کورٹ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے حوالے سے یہ جائیں گے تو کورٹ اگر مناسب سمجھتی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اور کوئی معاملہ اوور لک ہو گیا, نظر انداز ہو گیا یا کسی پارٹی کو فیور آمدن کیا گیا یعنی انٹینشنلی, تو وہ اگر مناسب سمجھیں گے تو اپنے فیصلے کو وہ ری رائٹ کر لیں گے. اپنے فیصلے کو, آئین کو ری رائٹ کرنا اور بات ہے. جو الزام لگایا جا رہا ہے نظر ثانی کے حوالے سے, جو درخواست دی جا رہی ہے, اس سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ عدالتوں نے قانون کی تشریح کرنے کی بجائے آئین ری رائٹ کرنے کا جو حق ہے وہ استعمال کیا جو پارلیمنٹ کا ہے. اس کی تو تصدیق نہیں بہرحال کی جا سکتی. اچھا شاہ جی جو فیکٹرز جن کو آج جن پہ ڈسکشن ہوئی ہے وہ ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں؟ دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں جو آج کیبنٹ میں اٹھائی گئی ہیں. میں فوکس کرنا چاہوں گا, ایک معاملہ ہوا فرینکفرٹ جرمنی میں, پاکستان ایمبیسی پر افغانستان کی کچھ افغان نژاد لوگوں نے, نوجوانوں نے وہاں پر جا کر پاکستان ایمبیسی پہ چڑھائی کی, پاکستان کا فلیگ اتارا, اس کو آگ لگانے کی کوشش کی, بہرحال ڈیزیکریٹ کیا, اس کی توہین کی گئی. تو یہ بنیادی طور پر ویانا کنونشن کے انڈر یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا اور پاکستانی وزارت خارجہ نے یہ معاملہ ٹیک اپ بھی کیا ہے. پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے افغان سفارت خانے کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو بلا کے اپنی ناراضگی, جسے ہم سفارتی زبان میں ڈیمارش کرنا کہتے ہیں, وہ انہوں نے شو کی کہ آپ لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے اور آپ ان کے خلاف کارروائی کیجیے. دوسرا انہوں نے یہ معاملہ جرمنی سے ٹیک اپ کیا ہے اور ان کو کہا کہ ویانا کنونشن 1961 کے انڈر ڈپلومیٹک ریلیشنز میں یہ بات ضروری اور انشور کی گئی ہے. دیکھیں ایک ویانا کنونشن بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو تھوڑا سا میں ٹچ اس لیے کروں گا کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ کسی بھی ایمبیسی پر اس طرح کا کوئی اٹیک کرنا یا وینڈلائز کرنا, اس کو اس کی عمارت کو نقصان پہنچانا, اندر داخل ہونے کی کوشش کرنا, ویانا کنونشن اس کو کور کرتا ہے. ایون یہ سینکٹٹی کو کسی بھی ملک کی, اپنے ہمارے ملک میں بھی جو سفارت خانے ہیں یا مشنز ہیں ان کی سینکٹٹی کا یہ ان کا پروٹوکول ہے, ان کے تقدس کا یہ عالم ہے. سینکٹٹی کا یہی ایک ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں جو ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے وہ بھی اجازت کے بغیر اس میں داخل نہیں ہو سکتا. رائٹ. یعنی پاکستان کی ایمبیسی دنیا کے کسی بھی ملک میں, اور پاکستان کے اندر جتنے بھی ممالک کی ایمبیسیز موجود ہیں, اگر پاکستان ہوسٹ کنٹری ہے تو ہماری پولیس یا ہماری انتظامیہ کا کوئی بھی انڈر واٹ ایور دا پریٹیکسٹ ہم ان کی ایمبیسیز میں داخل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے آپ کو پروٹوکول کا
ख्याल करना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी। आप उनको सर्च नहीं कर सकते, आप उनके अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, आपको परमिशन के बगैर वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। ये बहुत बड़ा वाक़या है, अगरचे इसका मैग्नीट्यूड हमें एक ख़ास हवाले से बहुत ख़तरनाक लगता है, लेकिन फ्रैंकफर्ट में या जर्मनी के किसी भी शहर में पाकिस्तान के जो मिशंस मौजूद हैं या दुनिया भर में किसी भी जगह पर, तो होस्ट ममालिक जो हैं उनके जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं या सेफ गार्ड करने के उनके जो टूल्स हैं उस पर ये इतराज़ उठता है। शाह जी, इसलिए इसके प्राइम ऊपर मिनिस्टर ने अफगानिस्तान का रिएक्शन, इस पर भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद मेरा पहला सवाल ही यही होगा कि अफगानिस्तान का इस पर एज ए गवर्नमेंट कोई रिएक्शन आया है कि नहीं। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जुल्म, लाचारी, बेरोजगारी, नाइंसाफी और मुआशी पस्ती अब सबसे होगा सवाल। चाहे इनका ताल्लुक हो ऐवान बाला से या वो हों आपके मुंतखब करदा किरदार, तहकीक, वजाहत और सदाकत के साथ सदाकत नामा। वेलकम बैक। शाह जी, ब्रेक से पहले मैंने आपसे ये सवाल करना चाहा कि अफ़गानिस्तान का इस वाक़े पे कोई रिएक्शन है? जिस तरह आपने बताया कि होस्ट कंट्री भी की कोई अगर वो भी दाखिल नहीं हो सकते एम्बेसी के अंदर, तो जिस कंट्री की तरफ से इस तरह की वायलेंस की गई है तो उसकी गवर्नमेंट को भी तो इखलाकन चाहिए कि इसको मजम्मत करे। मेरा ख्याल है कि अफ़गान हुकूमत अफ़गानिस्तान यानी अफ़गान निजात उन नौजवानों का ये जो अमल था उसको ओन तो नहीं करेगी, डिस्टेंस अपने आप को करने की ज़रूरत अगर उनको महसूस हुई तो वो ज़रूर करेगी। बहरहाल उसको ओन नहीं करेगी कि हमारे लोगों ने जाके वहाँ पर ये काम किया था, लेकिन वो ऐसी खबर नहीं है कि ऐसी खबर कोई नहीं है कि उन्होंने कहा कि जी हम उनको गिरफ्तार करेंगे, वापस लाएंगे, उन पर जो भी कार्रवाई होती है तो वो करें। इस तरह का अभी तक कोई हमारे सामने नहीं आया। लेकिन ये बात देखना ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका आज जिक्र किया है। उन्होंने कैबिनेट से ख़िताब करते हुए ये कहा कि हमने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक अफ़गान मुहाजिरीन जो है उनकी मेज़बानी की है, हमने उन पर कोई एहसान नहीं किया। हमारा हमसाया मुल्क है, मुस्लिम ब्रादर इस्लामी मुल्क है, तो हमारी जिम्मेदारी ये बुनियादी तौर पर बनती थी। हमने उनकी खिदमत भी की है, यहाँ पर उनको हर किस्म की आज़ादी दी जो उनकी पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक दी जाती है, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि अफ़गानों ने जो मुहाजिरीन के नाम पर पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने यहाँ पर जो गुल खिलाए हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा कि हमारी इकॉनमी को उसका बर्डन बर्दाश्त करना पड़ा है, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की। पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन के एतबार से जो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है उसमें एक कंपोनेंट अफ़गान मुहाजिरीन को सपोर्ट करना, उनको लुक आफ्टर करना, ये भी है। और इतने अरसे से दुनिया के किसी मुल्क ने शायद इतनी बड़ी अफ़गानिस्तान की खिदमत नहीं की। हालांकि दुनिया भर में अफ़गान मुहाजिरीन पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान इमीडिएटली उनके बॉर्डर हमारे साथ है। देखें 6 मुल्कों के साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर भी अफ़गान मुहाजिरीन जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे बड़ा बोझ बर्दाश्त किया है। और प्राइम मिनिस्टर ने बजा तौर पर इसका गिला किया। अफ़गान हमें हमारे मुल्क में आकर टीटीपी जो है वो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करती है। देखें, ये तो मतलब एक ऐसी बात हो गई ना कि गवर्नमेंट लेवल पे इसके बात हो सकती है कि भाई टीटीपी इन्वॉल्व है या अफ़गान हुकूमत सीरियसली हमारे जवाब भी नहीं देती, ठीक है, इन मामलों का, कि हम उनको नाम लेके बताते हैं कि भाई आपके ये इदारे हैं, या इदारे तो नहीं कहेंगे, ये जमातें हैं जो कि इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं ना, इसको स्टेटमेंट ऐसी देते हैं। तो नहीं, इसका मतलब बुनियादी तौर पर यही लिया जा सकता है ना कि अफगानिस्तान के कुछ हल्के ऐसे हुकूमत में बैठे, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। मगर शाह जी, मैं ये सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, बहुत सख्त, बहुत परेशानी के, और हर वक्त ही नाजुक दौर से हम गुजर रहे होते हैं, तो जब एक मुल्क जो खुद नाजुक दौर से गुजर रहा है, वो बजाय इसके कि वो अपने लोगों को संभाले, वो औरों को कैसे गोद ले सकता है? ये गलती हम खुद नहीं करते? नहीं, ये गलती नहीं है। देखें, वो कहते हैं कि वो ज़िबा भी करे या वही ले सवाब, उल्टा वाली बात है कि पाकिस्तान में जितनी मारा मारी दहशत गर्द आके करते हैं, और ख़ास तौर पर तालिबान के हवाले से बात की जाए तो उनको बना कौन देता है? अफगानिस्तान देता है। होना तो ये चाहिए था ना कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली अफगान हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी शक्ल में इस्तेमाल ना होने दे। जो लोग यहाँ पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, टीटीपी,
وہ وہاں پر جا کر انہوں نے وہاں پر پناہیں لی ہوئی ہیں. دیکھیں افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اپنی اوریجن کے اعتبار سے ایک ہی ہیں. ان کا جو ایکٹیویٹی کا دائرہ ہے وہ مختلف ہے. ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ طالبان پاکستان کے اندر جو کارروائیاں آگے کرتے ہیں اس کو افغان طالبان کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. لیکن پاکستان ڈپلومیٹیکلی اس بات کا خیال ضرور کرتا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھے, ان کو جس قسم کی مدد کی بھی ضرورت ہے اس میں اپنا رول پلے کرے ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے. لیکن بہرحال یہ شکایت ہے اور ناراضگی جس کا پرائم منسٹر نے آج ذکر کیا کہ افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی. دوسرا آج انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے اس کے بعد وہ یہ تھی کہ ہم دوست ممالک کو پاکستان میں ویزا کی پالیسی جو ہے اس میں رولز کو ریلیکس کر رہے ہیں. اوکے. اور پاکستان میں سرمایہ کاری کا جو ہورائزن ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے 24 یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی ویزا پالیسی کو نرم کر رہا ہے ان ممالک کے سرمایہ کاروں کے لیے جو پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کے ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, پاکستان میں انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ میں آنا چاہتے ہیں. تو ان کو 24 گھنٹے کے اندر ویزا کی تمام سہولتیں جو ہیں سفری سہولتیں وہ پرووائڈ کی جائیں. مطلب آپ خواہش ظاہر کریں کہ بھئی میں اس سیکٹر میں ایگزیکٹلی انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ویزا کی مطلب تمام یہ کہ جو بائی لیٹر ریلیشن میں ٹریڈ, یہ حکومت بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس کا فوکس جو ہے وہ فائنینشیل پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنا ہے. دوست ممالک میں جایا جاتا ہے, پاکستان کے قرضوں کو ان کو رول اوور کرنے کے لیے یا IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے حکومت کی ترجیحات بڑی واضح ہیں. اسی میں ایک چیز کو بھی یہ بھی شامل کرنا چاہیے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا ماحول بہتر بنانے کے لیے ویزا پالیسی کو نرم کیا جا رہا ہے. دوست ممالک سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پاکستان کا وہ بنیادی ذمہ داری ہے. کچھ ایسے ممالک ہیں جو کہ ٹاپ آف دی لائن ہے جو کہ یہ جو ہیں یہ آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ دوست ممالک میں تو عرب ممالک ہیں وہ بھی آئیں گے, اور ویسٹ کے بہت سارے کنٹریز ہیں جو پاکستان میں بائی لیٹرل ٹائز جو ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے. آج جس طرح سے پاکستان میں سفیر ہیں امریکن ڈونلڈ بلوم, ان کا خطاب میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے ایک تو پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو اب تک کی جدوجہد رہی ہے اور پارٹنرشپ اس کی تعریف کی ہے, اس کی انہوں نے تعریف کی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے بزنس پارٹنر ہیں, ہم پہلے بھی سرمایہ کاری میں کرتے رہے ہیں, مزید بھی کریں گے. انہوں نے امداد کی بھی بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی کچھ اچیومنٹس, دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو پاکستان کا سافٹ امیج ہے یہ صرف اس حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ حکومت رہے یا نہ رہے, لیکن پاکستان کے سافٹ امیج کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک تو دہشت گردی کی کارروائیوں کا خاتمہ ضروری ہے, لا اینڈ آرڈر کے جو مسائل ہیں اس میں کمی کرنا ضروری ہے, اور تیسری اور اہم بات جو ہے وہ سیاسی مارا ماری جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے نا, اس کا کم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی بھی ملک اس وقت تک آپ کے ملک میں آ کے سرمایہ کاری نہیں کر سکتا جب تک اس کو اپنے سرمایہ کے تحفظ کے حوالے سے اور اپنے جو بزنس پلانز ہیں ان کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے کچھ سیف گارڈز ہیں وہ پاکستان ان کو مہیا نہیں. اور شاید یہی وجہ ہو کہ آج جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا ذکر نہیں ہوا تاکہ وہ جو ماحول ہے وہ خراب نہ ہو. میرا خیال ہے کہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی گئی کہ آج جب 2-3 بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں تو اس میں کم از کم انٹرنلی پاکستان کو, اور اس سے گورنمنٹ کی سیریسنس اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ یار عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کے موڈ میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پھر سنجیدگی سے ایک غور کر لینا چاہیے کہ ہم نے پابندی لگانی ہے یا نہیں لگانی. تو پھر مستقل طور پر ان کے ساتھ دوستی کے لیے ان کو بھی اپنی کوئی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے نا, یہ صرف اس حکومت کا کام نہیں ہے. دیکھیں تحریک انصاف ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, سب لوگ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور ایک ریالٹی ہے, پارلیمنٹ میں ان کی عددی اکثریت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ان کو کچھ پارلیمنٹری آداب بھی سیکھنے چاہیے. یعنی یہاں سے اگر دوستی کا ہاتھ تو تبھی بڑھے گا اگر تحریک انصاف اس ہاتھ کے جواب میں اپنے بازو جو ہیں وہ بھی کھولے, سینہ کشادہ کرے, جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کر لیں. لیکن یہ کہ ہر وقت مطلب لڑائی کے موڈ میں رہنا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ تحریک انصاف زیادہ دیر تک یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی. اس کو بھی واپس مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی آنا پڑے گا. شاہ جی ویسے ان کو بھی ایک معاملہ ہے, ایک میں چاہوں گا کہ مختصر سا اس کا آنسر دے پھر میں بریک پہ جاؤں گا. فارم 45 فارم 47 یہ ان کا بنیادی ایک ایشو ہے, اور عمران خان کی جو ہے رہائی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. 45 فارم اور 47 فارم یہ سانپ کے منہ میں چھپکلی والی بات ہے.
अगर इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को ही तस्लीम कर ले और जिस तरह से सब लोग कहते हैं कि यार ये एक मामला फंसा हुआ है बीच में, इसको रिजॉल्व कर दें तो आगे बढ़ते हैं, तो इस हुकूमत की तो अपनी बुनियाद जो है वो हिल के रह जाएगी। ये बहुत नाजुक मामला है और अभी बहुत सारे दरियाओं का सामना है। ये एक दरिया के दो किनारों पे बने हुए पुल से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का नहीं है, बल्कि सिर्फ दरिया के दो किनारों का नहीं, मुख्तलिफ दरियाओं के मुख्तलिफ किनारों का मामला है। मुश्किल है ये। गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। वेलकम बैक। पिछले कुछ दिनों से मोबाइल फ़ोन्स का जो डाटा है उस पर काफ़ी शिकायत आ रही थी। वो पाकिस्तान भर में स्लो था, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कोई भी ट्विटर हो, बात हो रही थी कि वो बहुत स्लो है। आज पीटीए का बाकायदा उस पर बयान आ गया और उन्होंने कहा कि ये कुछ तकनीकी वजूहात थी जिसकी वजह से ये मामला आया। शाह जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? वाकई में तकनीकी बुनियादें थी या कुछ और मसाइल थे? आपका दिल मानता है कि पीटीए ने जो जवाब फराहम किया कि ये तकनीकी बुनियाद पर यह खराबी है, ये दुरुस्त हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हर आदमी को पता है इस बात का, उसके लिए आपको और मुझे प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मामला किस जगह पे। देखिए, फेसबुक कम अज़ कम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि कोई चीज़ पोस्ट करने में, कमेंट करने में रिस्ट्रिक्ट किया गया है। उसका जो स्पेक्ट्रम है उसके इस्तेमाल को रोका गया है। कमेंट नहीं कर पा रहे लोग, पोस्ट जो हैं और फेसबुक पे वीडियोस जो हैं। ख़ास तौर पर ये ज़हन में रखिएगा कि बनू के वाक़े के बाद, जो 15 जुलाई को वाक़या हुआ है, उसके बाद फेसबुक पे धड़ाधड़ वहाँ उस इलाके की पोस्ट जो थी और वीडियोस जो थी वो आ रही थी, तो रोकना उनको ज़रूरी था। चलें, फेसबुक मान ली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है कि ट्विटर पे तो जैसे आपने खुद कहा कि पहले ही पाबंदी लगी हुई है, ठीक है, कि वो जंगल की आग की तरह से आप ही ये टर्म इस्तेमाल करते हैं कि एक चीज़ कोई किसी भी अकाउंट से अगर वो किसी ट्विटर हैंडल से वो आ जाती है, ये सही हल है? आप कभी बंद कर देते हैं, कभी स्लो कर देते हैं? नहीं, इस पे बात नहीं अभी करेंगे, ये हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी करते रहेंगे। जो इशू है वो आज का है कि पीटीए ने इसका जवाब क्या दिया है और बड़े दिनों बाद दिया है, और लोग इस पे यकीन कैसे कर लें। आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, हर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है। 5 करोड़ से ज़ायद लोग जो व्हाट्सएप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर आप वॉइस नोट जो है वो सेंड करते हैं, नहीं जाता, कॉल नहीं होती। कभी किसी इलाके में पूरी सर्विस मिलती है, कभी किसी इलाके में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो क्या इस पर भी यकीन कर लिया जाए? ये महज इत्तेफाक है, यानी फेसबुक अलग ग्रुप है, व्हाट्सएप अलग है, ट्विटर अलग है, उनके मालिकान भी और हैं। तो क्या पाकिस्तान में उन तमाम की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इतनी सिंक्रोनाइज्ड है कि बैक वक्त सारे का सारा सिस्टम जो है वो बैठ गया? पहले कहा जाता था कि जी समंदर के अंदर जो आपकी ऑप्टिक फाइबर है वो किसी जगह पे व्हील मछली ने या किसी और ने। शायद वैसे मुझे एक और वजह भी इसकी लगती है। देखिए, हुकूमत ने भी फैसला कर लिया था कि तमाम कॉल्स और ये जो है व्हाट्सएप मैसेज ये सब रिकॉर्ड होंगी, तो हुकूमत भी इन्वॉल्व हो गई है। मेरे मैसेजेस भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपके भी। उस वजह से भी लोड सर्वर पे ज़्यादा हो गया होगा। ये वजह भी हो सकती है? ये वजह भी हो सकती है, लेकिन पीटीए ने जो जवाब दिया है ना, इसको देखें, वो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, एक रेगुलेटर के तौर पर वो इस सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगा। जो इंस्ट्रक्शन आएगी FIA की तरफ से आ जाए, एजेंसीज की तरफ से आ जाए, वजारत दाखिला की तरफ से आ जाए, हुकूमत की ईमा पे ये सारी एक्टिविटीज़ हो जाएं। आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, इसका एक फाइनेंशियल वैल्यू है। पाकिस्तान में ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले जितने इदारे हैं वो बिजनेस कहाँ से लेते हैं? आवाम से लेते हैं ना। वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप पैकेजेस लेते हैं, आप उनकी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो तमाम फैसिलिटीज़ जो आपको इन ऐप्स पे मौजूद हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं। अरबों रुपए का पाकिस्तानी बिजनेस जो है वो किस पे होता है? फेसबुक पे होता है, यूट्यूब पे होता है, व्हाट्सएप पे होता है, जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर चीज़ें शेयर की जाती हैं। जब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज़ से किसी भी वजह से आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं
या ये ऐप है ये पूरे के पूरे अपने फीचर्स के साथ इस्तेमाल में नहीं आती तो लोग डिस्करेज होंगे और लोग फिर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन कंपनीज को जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ये डाटा दे रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलेगा हमारे यूजर जो है वो कम होने लगे हैं। एग्जैक्टली सर। जब भी इस किस्म का माहौल पैदा होता है तो आप फाइनेंशियली उसका एक इम्पैक्ट है जो अवाम की तरफ भी उसका एक हिस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान की इन तमाम सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और तरजीहात उसको फॉलो नहीं करते। अब किसी खास हद तक देखें यूफोन है वो PTCL की तरह से हुकूमत के कंट्रोल में है, आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, उनको दे दीजिए कोई डायरेक्शन कि आपने ये फीचर्स जो हैं इनको इस्तेमाल नहीं होने देना, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। लेकिन जो बाकी प्राइवेट सेक्टर के हैं सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपके कवानीन को, लॉज को, पाकिस्तान के कवानीन को वो ज़रूर तस्लीम करेंगे, उन पर भी उसका इतलाक होता है। सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट्स हैं वो भी कहेंगे कि ठीक है, लेकिन आप उनको मुस्तकिल तौर पर अगर उनके प्रॉफिट से महरूम करने के लिए इकदाम करते हैं तो ये ज़्यादा देर तक मैनेज नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों का सिर्फ PTA की एक वजाहत से ये मामला संभलने वाला नहीं है। इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन की जो ज़रूरत है वो है। नहीं देखें, कभी यहाँ पर सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं, इलेक्शन जब हो रहा था उस वक्त भी हमने देख लिया, समटाइम्स मुहर्रमुल हराम में अक्सर ये प्रैक्टिस देखी गई थी, लेकिन इस मरतबा कुछ इलाकों में हुई कुछ में नहीं। मगर और अभी जो बन्नू के वाक़े के बाद भी स्लो डाउन कर दिया गया, मतलब इसका कोई हम एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन तो नहीं दे रहे हैं ना। जो कंपनीज हैं ज़ाहिर वो पाकिस्तानी तो नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है यहाँ से उठकर चले ही जाएं कि यार हमें यहाँ से रिस्पॉन्स ही ऐसा मिल रहा है, उल्टा बदनाम होने से अच्छा है कि यार ये सर्विस ख़राब है, ये ख़राब है। के बाद दीगरे इस किस्म के मामला चलेंगे तो बहरहाल एक मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। और वो सर्विस प्रोवाइडर जिस तरह से आपने कहा कि उनका मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके बैठी हैं, उनका पहले ही स्पेक्ट्रम बहुत महदूद हुआ है, ये याद रखिए। पाकिस्तान ने रेगुलेट करते हुए उनके साथ जो मुआहदात किए थे उनकी तरफ से कुछ शिकायत भी आती रही। आपको पता पाकिस्तान में ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं ग्रुप आपस में मर्ज भी हुए हैं, जैसे वारिद था फिर वो मोबिलिंक के साथ जाके मर्ज हुआ है और कंपनीज ने भी इस तरह का। तो ये एक बिजनेस एनेबलिंग एनवायरनमेंट में होता है। आप अगर एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं देते, आपकी अपनी तरजीहात, मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा देर तक, यानी हंगामी नौयत के कुछ फैसले हैं वो आप कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो आता है वो शायद काबिल बर्दाश्त नहीं होता। इसके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर ना पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। शाह जी, अब ये जिस तरह आपने कहा कि बन्नू के वाक़े के बाद ये चीज़ सामने आई है, तो क्या ये अब देख लेंगे कि यार अब मज़ीद नहीं भेजी जा रही वीडियोस, मजीद अब वो मामला ठंडा हो गया, अब दोबारा से सर्विसेज बहाल कर दें, ये माइंड सेट होता है इसके पीछे? ऐसा ही होगा ना, कुछ दिनों से बेहतरी भी आ रही है, जैसे फेसबुक है आज कुछ बेहतर नज़र आई है, ठीक है ना। वो इस्तेमाल करने वाले लोग, हम भी चूँकि इस्तेमाल भी करते हैं, हमारी तो प्रोफेशनली भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में आती हैं, हमारे अदारे को भी ज़रूरत है, बाकी कंपनीज़ को भी ज़रूरत है। तो वो अल्टीमेटली देखें जो ये घर बैठे हुए लोग महज शौक की खातर या एंटरटेनमेंट के तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं, उनका तो प्रॉब्लम नहीं है। इसका जब गलत इस्तेमाल होता है, दहशत गर्दी के हवाले से होता है या आपको लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चैलेंजेस का सामना है, आप किसी इलाके में महदूद कर देते हैं सर्विस, ये समझ आती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जो इसके यूजर्स हैं उनको इन ऐप्स के फीचर से महरूम करना मुस्तकिल बुनियादों, ये शायद कोई बहुत बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। उसका भी ख्याल करना होगा, तो इस पर गौर करने की भी ज़रूरत है और टूल्स को ऑपरेट करने की ज़रूरत है कि इन प्लेस कीजिए ताकि आपको बार बार ये रोज़ इस किस्म के मामला जो है ना इनको करने की ज़रूरत पेश ना आए। तो शाह जी, इस तरह का काम करने से ये भी है कि हम एक फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी अपना कंट्रोल कर रहे हैं। वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ तंजीमें ख़ासतौर पर इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के अंदर मामलात को देखती हैं, जर्नलिज्म के हवाले से देखती हैं, उनकी तरफ से, और पाकिस्तान के अंदर भी काम करने वाली जो तंजीमें हैं वो PCARD जो एक्ट है उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं कि ये इजहार राय की आज़ादी को कर्टेल करने, उस पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। और कोई जमहूरी मुआशरा जो है वो इजहार राय की आज़ादी जो है उसके बगैर ना पनप सकता है ना वो कंटिन्यू कर सकता है। डेमोक्रेसी तो इसी का नाम है कि लोगों को बोलने दें, लोगों को बात करने दें। आप इतने मजबूत होने चाहिए कि मेरे इख्तलाफ से आपको कोई तकलीफ ना हो, आप कहें कि ठीक है यार मेरा मामला, इसको अपनी बात करने की आज़ादी है। मुझे एक बात बताइए, दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं इससे पेशतर या बड़ी बड़ी सियासी तहरीकें,
जो 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, उस वक्त सोशल मीडिया किधर था? नहीं था। वो तहरीकें आई थी ना। हाँ बिल्कुल। तो अब आप लोग, आपको जरा सी बात, इतने नाजुक मिजाज हैं आप इतने खाइफ हैं कि मेरी एक पोस्ट से आप हिल के रह जाते हैं। तो मामला ये नहीं है। मामला बुनियादी तौर पर यह है कि जो सियासी आपकी अपोजिशन है ना, जो तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है, उसने सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया है, उसने रियासत को, रियासती अदारों को और हुकूमतों को परेशान किया है। इसका कोई बंदोबस्त कीजिए। आपको, मुझसे, आपसे, या वो लोग जो कानून पसंद हैं, जो टैक्स पूरा देते हैं, अपनी तनख्वाह में से पहले ही देके बैठ जाते हैं, वो टैक्स पेयर जो हैं वो इतने डरे हुए होते हैं कि अपना काम करें, दिहाड़ी लगाएं, शाम को अपने बच्चों का पेट जाके पालें, उनके लिए कुछ लेकर जाएं। वो सियासी मकासद के लिए अपने हाथ में अपने मोबाइल को या इन ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करते। जो लोग करते हैं उनके साथ जाके मामला कीजिए। आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो एक्शन ले लीजिए। जो सोशल मीडिया का यानी इस्तेमाल, घर में एक हल्ला गुल्ला करने वाला या एक शरारती बच्चा है, आप उसको कंट्रोल करने की बजाय अपने घर के भी बच्चों को और पूरे मोहल्ले के सारे बच्चों को सजा देते हैं। कान पकड़ लें आप। तो शरारत करते हैं ये तहरीक इंसाफ वाले, और सजा मिलती है पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क को मिलती है। तो इसका कोई हल निकालना चाहिए। आप जाके डायलॉग, इसका एक परमानेंट हल निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाह जी, वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। ख़वातीन और हज़रात, आवाज़ दबा देने से आप किसी का मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस तरह शाहजी ने बोला कि सोशल मीडिया के आने से पहले भी तो मुल्क में बल्कि दुनिया में इनकलाब आए हैं, तो क्या वो सोशल मीडिया की मदद से आए हैं? तो इस बारे में गौर तलब बात है ये, और इस बारे में हुकूमत को भी सोचना होगा, और जो इसके साथ मुंसलिक इदारे हैं उनको भी इस पर गौर करना ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।